हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 का ये एक्ट है। और एक्ट को पढ़ने से पहले आइए इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। तो उसमें इंपॉर्टेंट चीजें बस यही है कि एक्ट नंबर हमें याद रखना पड़ेगा। एक्ट नंबर 56 है 2017, सॉरी 2007 का एक्ट है। एक्ट नंबर 56 ऑफ 2007। रेसिडेंशियल असेट इसको कब मिली थी? तो 29 दिसंबर 2007 को मिली थी। एनफोर्समेंट की कोई भी डेट यहाँ पे बताई नहीं गई है, तो फिर मैं मान लेता हूँ कि मतलब मैंने जहाँ तक पढ़ा तो इसमें एनफोर्समेंट की डेट मुझे नहीं मिली, तो प्रेसिडेंशियल असेंट मिला था 29 दिसंबर 2007 को। वही डेट यहाँ पे मान ली जाएगी। इसमें टोटल चैप्टर 7 है और टोटल सेक्शन 32 है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, मैं ऐसा होप करता हूँ। अब एक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इसका प्रीएम्बल देख लेते हैं। तो प्रीएम्बल में बोलता है कि एक्ट टू प्रोवाइड मोर इफेक्टिव प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन। तो एक्ट क्या क्यों आया? तो एक्ट को क्यों बनाया गया कि जिससे इफेक्टिव प्रोविजंस और अच्छे तरीके से मतलब इम्प्लीमेंट कर पाए, जो कि मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन से रिलेटेड है, और जो कि गारंटीड और रिकॉग्नाइज किए गए कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भी। कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, जैसे बहुत सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वगैरह हम देखते हैं कि राइट टू वर्क और सब उससे रिलेटेड, तो मतलब ये वेलफेयर की तरीके से एक तरीके से है। तो वेलफेयर में मतलब गारंटीड है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भी रिकॉग्नाइज किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो भी मैटर्स जो भी इससे कनेक्टेड हैं या इंसिडेंटल हैं, मतलब या तो जुड़े हुए मामले हैं या तो फिर उनसे मिलते जुलते मामले हैं, उनसे रिलेटेड ये मामले को डील करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। और कब आया था? तो ये इनेक्ट हुआ था 58 ईयर ऑफ रिपब्लिक इंडिया। जिस साल हमारा 58th रिपब्लिक ईयर था, उस साल ये एक्ट आया था। अब पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 है प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी मतलब होता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट वगैरह, एप्लीकेशन। तो ये जो एक्ट है इसको बोलते हैं मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, एक्ट का नाम है, ठीक है। और फिर उसके बाद है ये एक्सटेंड होता है होल ऑफ द इंडिया। पहले ये होल ऑफ इंडिया में नहीं था, लेकिन जब जम्मू कश्मीर रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्ट आया, दैट मीन्स एक्ट नंबर 34 ऑफ 2019 जब भी आया, जो कि इफेक्ट में आया था 31 अक्टूबर 2019, उस डेट से ये जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल हो गया। और ये आउटसाइड इंडिया के सिटीजन पे भी एप्लीकेबल होता है, जो सिटीजन है इंडिया के लेकिन आउटसाइड रह रहे हैं। तो लिखा हुआ एंड इट ऑल्सो अप्लाइज टू, सॉरी इट ऑल्सो इट अप्लाइज ऑल्सो इट्स सिटीजन ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया, मतलब जो इंडिया के सिटीजन है बाहर इंडिया से रह रहे हैं। फिर ये एड तब आया था इन द स्टेट ऑन सच डेट एज द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। तो अब जो स्टेट की बात होगी उस स्टेट में तब आएगा जिस टाइम पे वो स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन करके अपॉइंट करेगी, उस डेट पे ही एप्लीकेबल हो जाएगा। अब सेक्शन नंबर 2, डेफिनेशन। डेफिनेशन है मतलब होता है कि जब तक इस मतलब पहले सबसे पहले लाइन है इन दिस एक्ट, जब तक इस एक्ट में अगर अदरवाइज नहीं बताया हो तब तक क्या डेफिनेशन होगी? सबसे पहले ए डेफिनेशन है चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन में होता है कोई भी सन है, डॉटर है, या फिर ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर है। तो सन में मतलब चिल्ड्रन में कितने लोग आते हैं? या तो सन और डॉटर खुद के हैं, या फिर ग्रैंड सन है या ग्रैंड डॉटर है, तो उसमें आते हैं। लेकिन किसी भी तरीके का माइनर जो है उसमें वो इंक्लूड नहीं होता। तो यहाँ पे बट डज नॉट इंक्लूड माइनर, माइनर इसमें इंक्लूड नहीं होता। फिर मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? बी डेफिनेशन। तो मेंटेनेंस का मतलब होता है कि इसमें प्रोवाइड करना, प्रोविजंस ऑफ फूड आते हैं, फूड, क्लॉथिंग, रेसिडेंस, मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट जो आता है वो यहाँ पे मेंटेनेंस कहलाता है। फिर सी सी है माइनर। माइनर की यहाँ पे कोई भी अलग से एज नहीं बताई हुई है। माइनर का बताया मीन्स अ पर्सन हु इज अंडर द प्रोविजंस ऑफ माइनॉरिटी मेजोरिटी एक्ट। जो मेजोरिटी एक्ट है 1875, एक्ट नंबर 9 ऑफ 1875 का है, उसमें उसमें अगर उसने एज ऑफ मेजोरिटी अटेंड नहीं की है तो माइनर माना जाएगा। फिर पेरेंट्स। पेरेंट्स का मतलब होता है यहाँ पे फादर और मदर होंगे, या तो वो बायोलॉजिकल हो, एडॉप्टिव हो। मतलब फादर और मदर कैसे भी आ सकते हैं यहाँ पे। एक मिनट, हाँ मैं अच्छे से कर, एक सेकंड। तो पेरेंट का मतलब होता है कोई भी फादर मदर होंगे, वेदर वो बायोलॉजिकल हो, एडॉप्टिव हो, या स्टेप फादर हो या स्टेप मदर हो, एज द केस में भी। वेदर और नॉट द फादर और मदर इज अ सीनियर सिटीजन।
और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि जो फादर या मदर है वो सीनियर सिटीज़न है या नहीं है। इसमें कोई भी मेंटेनेंस माँग सकता है। पेरेंट्स में कोई भी इंक्लूड हो जाएगा, फादर मदर भी होंगे। खाली वो आपके बायोलॉजिकल हो, मतलब रियल जिन्होंने आपको बर्थ मतलब दिया हो, या एडॉप्टिव भी हो, मतलब उन्होंने आपको अडॉप्ट किया हो, स्टेप फादर या स्टेप मदर, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएँगे, और ये भी ज़रूरी नहीं कि वो लोग सीनियर सिटीज़न हो। फिर ई में है प्रिस्क्राइब, तो प्रिस्क्राइब का मतलब होता है कि जो भी रूल्स बनाए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस एक्ट में। फिर एफ है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी यहाँ पे किसी भी काइंड की आती है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, वेदर मूवेबल, इमूवेबल, एंसेस्ट्रल, सेल्फ एक्वायर्ड, टेंजिबल, इंटेंजिबल, और उसमें इंक्लूड होता है राइट और इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी का मतलब होता है यहाँ पे किसी भी काइंड की प्रॉपर्टी हो सकती है, भले ही वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, एंसेस्ट्रल हो, या सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो, टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, जिसमें इंक्लूड होता है किसका राइट और इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में, तो वो यहाँ पे हो जाती है। फिर रिलेटिव का मतलब होता है यहाँ पे कोई भी लीगल हेयर होगा चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन का, मतलब जो भी चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन है उसका कोई भी लीगल हायर है, हु इज नॉट माइनर, जो कि माइनर नहीं है, एंड हु इज इन पोजेशन ऑफ और वुड इनहेरिट द प्रॉपर्टी आफ्टर इज डेड। तो रिलेटिव का मतलब यहाँ पे ये होगा कि कोई भी अगर मान लीजिए कोई सीनियर सिटीजन है और उसका खुद का चाइल्ड नहीं है, वो चाइल्डलेस है, कोई भी ऐसा चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन, उसका कोई लीगल हायर में वो जो माइनर नहीं हो उसको छोड़ के कोई भी ऐसा आदमी जो उसकी प्रॉपर्टी की पोजेशन में है, या फिर वो प्रॉपर्टी उसको मिलेगी उसकी डेथ होने के बाद। जैसे सपोज करिए कि कोई एक पर्सन है, सपोज करके एग्जांपल लीजिए, उस पर्सन ने क्या किया कि उसका कोई भी रियल चाइल्ड नहीं है, वो चाइल्डलेस है और वो सीनियर सिटीजन हो गया है। तो अब उसके जो भी रिलेटिव होंगे, या तो वो उसके साथ जो उसकी प्रॉपर्टी में अभी रह रहे हैं, मतलब जिनकी पोजीशन में उसकी प्रॉपर्टी है, या फिर जो पर्सन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो पर्सन अगर डेथ होती है उसकी, तो उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगे उसकी डेथ होने के बाद, और वो लोग माइनर ना हो, तो वो यहाँ पे रिलेटिव में आ जाएंगे। फिर सीनियर सिटीजन दिया हुआ है एज में, तो यहाँ पे होता है कि कोई भी पर्सन है जो कि सिटीजन है इंडिया का और उसने एज अटेंड कर ली है, मतलब 60 ईयर्स और अबव की उसने एज अटेंड कर ली है, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए सबसे पहले उसको, और वो उसकी एज 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा की होना चाहिए, बस। तो यहाँ पे उसको सीनियर सिटीज़न मान लिया जाएगा। फिर स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया, आई क्लॉज़ में आप याद रखिएगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट के बारे में सिर्फ़ ये बात की गई कि अगर यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे, तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा आर्टिकल 239 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट माना जाएगा। अब ट्रिब्यूनल, तो ट्रिब्यूनल का जो मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल अपने लोगों ने सेक्शन 7 में बना दिया है, उसको मतलब बाद में सेक्शन 7 पे आएँगे तब पढ़ेंगे, तो उसको यहाँ पे ट्रिब्यूनल माना जाएगा। फिर वेलफेयर, तो वेलफेयर का मतलब होता है किसी भी तरीके का प्रोविजन फॉर फूड, हेल्थ केयर, रिक्रिएशन सेंटर या अदर एनिमिटीज नेसेसरी जो है सीनियर सिटीजन को वो देना, तो उनका वेलफेयर करना हो जाएगा। तो वेलफेयर में क्या आएगा कि किसी का भी फूड वगैरह के प्रोविजन, हेल्थ केयर, रिक्रिएशन सेंटर और अदर एनिमिटीज वगैरह देना सीनियर सिटीजन को, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। फिर एक्ट टू हैव ओवर राइडिंग इफेक्ट, तो जो भी प्रोविजन है इस एक्ट के, उसका ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा। तो प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल हैव ओवर राइडिंग इफेक्ट, ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा, मतलब ये एक्ट के प्रोविजन प्रिवेल करेंगे किसी अदर एक्ट पे भी। तो द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट, ये एक्ट के जो प्रोविजन है वो हमेशा इफेक्ट में रहेंगे, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग inconsistent therewith contained in any enactment other than this act, मतलब अगर इस एक्ट के अलावा कहीं और भी कुछ भी लिखा होगा तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और इंस्ट्रूमेंट हैविंग बाय द वर्च्यू ऑफ एनी enactment अदर देन दिस एक्ट, और अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में भी लिखा हुआ है जो कि हैविंग इफेक्ट है बाय वर्च्यू ऑफ एनैक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन। तो मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन का यहाँ पे दिया हुआ है कि जो भी मेंटेनेंस है ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन, तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 4 है, ये जो मैंने आपको बताया, इसकी हेडिंग भी ये है कि मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन। तो कोई भी सीनियर सिटीजन है इंक्लूडिंग पेरेंट्स, और पेरेंट्स भी यहाँ पे आ जाएंगे जो कि खुद को मेंटेन नहीं कर पाते, अनएबल टू मेंटेन हिमसेल्फ है फ्रॉम हिज ओन अर्निंग्स, अपनी अर्निंग्स में वो खुद को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और जो भी उनकी प्रॉपर्टी है जो उनके पास है उससे भी वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते हैं।
सॉरी, हाँ, 1 मिनट। तो अगर यहाँ पे मतलब ये बता रहा है कि यहाँ पे अगर कोई भी सीनियर सिटीज़न है, तो उसमें पेरेंट्स को भी इंक्लूड किया जाता है, जो भी अपने आप अनेबल टू मेंटेन है खुद को करने में, खुद की अर्निंग से। और जो भी प्रॉपर्टी अगर उनके पास है, उससे भी खुद को मेंटेन करने में अगर वो अनेबल तो है, तो वो अगर वो यहाँ पे क्या हो जाएँगे, वो एंटाइटल हो जाएँगे यहाँ पे कि वो एप्लीकेशन कर सकते हैं सेक्शन 5 में। पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट है, तो किसके अगेंस्ट कर पाएँगे? वन और मोर ऑफ चिल्ड्रन, तो वो अपने चिल्ड्रन के अगेंस्ट कर पाएँगे, या तो एक या एक से ज़्यादा चिल्ड्रन के अगेंस्ट वो ये एप्लीकेशन कर पाएँगे, अगर वो पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट है, और वो चिल्ड्रन जो होगा जिसके अगेंस्ट वो एप्लीकेशन कर रहे हैं, वो माइनर ना हो बस। और अगर सपोज़ करिए वो चाइल्डलेस सीनियर सिटीज़न है, तो वो अपने उन रिलेटिव के ऊपर कर पाएँगे जो कि क्लॉज़ जी ऑफ सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है। तो हमने रिलेटिव की डेफिनिशन वहाँ पढ़ी थी, कि रिलेटिव में वो पर्सन आ जाएगा कि जो उनके साथ उस प्रॉपर्टी में रह रहा होगा, या अगर उस पर्सन की डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट वो करेगा, तो वो पर्सन यहाँ पे रिलेटिव हो जाएगा। तो अगर वो सीनियर सिटीज़न है, तो अपने रिलेटिव के अगेंस्ट वो केस फाइल कर पाएगा। फिर उसके बाद है ऑब्लिगेशन ऑफ चिल्ड्रन और रिलेटिव एज़ द केस मे बी टू मेंटेन अ सीनियर सिटीज़न एक्सटेंड to the needs of such children so that the senior citizen may lead normal life। तो ये जो ऑब्लिगेशन है, ये चिल्ड्रन और रिलेटिव के ऊपर एक ऑब्लिगेशन होगी कि मेंटेन करें सीनियर सिटीजन को, जो कि उनकी नीड्स है उस सिटीजन की, और जिससे वो सीनियर सिटीजन जो है वो नॉर्मल लाइफ जी पाए। फिर ऑब्लिगेशन होगी चिल्ड्रन की कि चिल्ड्रन जो होंगे वो मेंटेन करें अपने पेरेंट्स को। मतलब यहाँ पे जो चिल्ड्रन और रिलेटिव है उनके यहाँ पे ऊपर एक ऑब्लिगेशन होगी। फिर दूसरा है कि अगर कोई चिल्ड्रन है, तो उसके ऊपर भी ये ऑब्लिगेशन होगी कि वो अपने पेरेंट्स को, मतलब हिज और हर पेरेंट्स को वो अपने मेंटेन करे, जहाँ तक कि उनकी नीड्स है, फादर और मदर की, बोथ की, मतलब फादर और मदर की, या फिर दोनों की, एज द केस में, मतलब जैसा भी होगी, जिससे वो नॉर्मल लाइफ लीड कर पाए। फिर एनी पर्सन बीइंग अ रिलेटिव ऑफ अ सीनियर सिटीजन, अब कोई पर्सन है जो कि रिलेटिव है सीनियर सिटीजन का, उसके पास सफिशिएंट मीन्स है कि वो मेंटेन कर सकता है सीनियर सिटीजन को, प्रोवाइडेड है ही इज इन पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, और उसकी पोजीशन में प्रॉपर्टी है उस सिटीजन की, जो कि वो इनहेरिट करेगा बाद में, मतलब बाद में उसी को वो वाली प्रॉपर्टी मिल जाएगी जब उसकी डेथ होती है। मतलब वुड इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ सच सीनियर सिटीजन, तो वो उसको यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। फिर लिखा है प्रोवाइडेड दैट वेयर मोर देन वन रिलेटिव, अब जहाँ पे एक से ज्यादा रिलेटिव होंगे एंटाइटल्ड टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ द सीनियर सिटीजन। अब अगर एक से ज्यादा यहाँ पे पर्सन है और वो इनहेरिट करने वाले प्रॉपर्टी सीनियर सिटीजन की, तो जो मेंटेनेंस जो होगा वो शैल बी पेबल बाय सच रिलेटिव, तो वो उन रिलेटिव के द्वारा पे किया जाएगा इन प्रपोर्शन इन विच दे वुड इनहेरिट हिज प्रॉपर्टी। तो उस प्रपोर्शन में वो लोग यहाँ पे अपना, मतलब अपनी तरफ से मेंटेनेंस देंगे जितनी इतनी प्रॉपर्टी उनको मिलने वाली है। मतलब यहाँ पे सीधी सीधी बात है, सपोज करें कि कोई प्रॉपर्टी है जो एक से ज्यादा रिलेटिव है उनको मिलने वाली है, मतलब एक से ज्यादा रिलेटिव है उनको प्रॉपर्टी बाद में इनहेरिट होगी, तो जो मेंटेनेंस उनकी तरफ से पेबल किया जाएगा वो उसी प्रपोर्शन में किया जाएगा जिस प्रपोर्शन में प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगे। तो क्या हम मान सकते हैं कि यहाँ पे अभी एक चीज मैं आपको बता देता हूँ पहले से, यहाँ पे बाद में पढ़ेंगे कि जो मेंटेनेंस मंथली दिया जाता है वो मंथली 10,000 रुपीज से ज्यादा नहीं दिया जा सकता है। अब सपोज करें कि कोई प्रॉपर्टी है जिसको ये लोग इनहेरिट करने वाले हैं, वो 2-3 लोग हैं कम से कम जो प्रॉपर्टी वो इनहेरिट करेंगे, और यहाँ पे 10,000 कोर्ट अगर मान लो एक ऑर्डर दे देता है कि 10,000 रुपए का मंथली अलाउंस आपको देना पड़ेगा एज अ मेंटेनेंस। तो प्रॉपर्टी सपोज करिए कि कोई है कि दो हिस्से ले रहा है, मतलब दो लोग हैं जो जिनको आधी प्रॉपर्टी मिल रही है, और एक पर्सन है, मतलब मैं फिर से एक एग्जांपल देता हूँ, मतलब सपोज करिए कि दो लोग हैं जिनको आधी प्रॉपर्टी का दो हिस्सा मिल रहा है, और आधी प्रॉपर्टी एक आदमी को जा रही है, तो आधी प्रॉपर्टी 5,000 रुपए जो है वो एक पर्सन देगा, और बाकी 2,500 रुपए वो दोनों पर्सन देंगे, क्योंकि उनको आधी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मिल रहा है, और आधी प्रॉपर्टी पूरा एक व्यक्ति ले रहा है। इस तरीके से इसका प्रोपोर्शन होगा, मतलब सपोज करिए यहाँ पे अगर कोई प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है उसके दो हिस्से हो रहे हैं, एक पर्सन है वो आधा हिस्सा ले रहा है पूरा प्रॉपर्टी का, और बाकी दूसरा जो हिस्सा है वो दो लोग ले रहे हैं, तो वो दो लोग कितना करेंगे, वो लोग 2,500 रुपए करेंगे, और एक जो पर्सन है जिसको आधी प्रॉपर्टी मिली वो 5,000 रुपए देगा।
अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन। फिर हम देखते हैं सेक्शन नंबर 5, तो एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस। तो जो भी एप्लीकेशन होगी मेंटेनेंस की सेक्शन 4 में, वो कैसे की जाएगी, किसके द्वारा की जाएगी? तो वो सीनियर सिटीजन और पेरेंट जो भी हैं वो कर सकते हैं। सबसे पहले सीनियर सिटीजन या पेरेंट जो है, अगर वो कर सकते हैं तो वो ही करेंगे। अगर वो इनकैपेबल है, अगर वो एप्लीकेशन करने के लिए सक्षम नहीं है, सपोज करिए अगर वो इलिटरेट है या वो इतना इस तरीके से जानती नहीं है, इस हालत में नहीं है कि वो एप्लीकेशन कर पाए, तो एनी अदर पर्सन जो रहेगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो कि ऑथराइज किया जाएगा, उनके द्वारा वो कर सकता है। और ट्रिब्यूनल है, अगर वो उसको चाहता है तो वो ट्रिब्यूनल भी अगर चाहे तो वो टेक कॉग्निजेंस, मतलब खुद ही सुओ मोटो, मतलब डायरेक्ट से अगर ट्रिब्यूनल भी चाहे तो ट्रिब्यूनल भी ये रिलीफ उनको दे सकता है। फिर एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। इस सेक्शन के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है, तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होगा कोई भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो कि रजिस्टर्ड होगी। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 का जो एक्ट है, एक्ट नंबर 21 में, या कोई अदर लॉ में रजिस्टर्ड है जो कि टाइमिंग इन फोर्स में है। फिर लिखा हुआ है जो भी ट्रिब्यूनल है मेड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग, जब भी ट्रिब्यूनल की प्रोसीडिंग पेंडिंग है, रिगार्डिंग मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस, तो मंथली अलाउंस देगा मेंटेनेंस का अंडर दिस सेक्शन। इस सेक्शन में मंथली अलाउंस देगा मेंटेनेंस के लिए। मतलब जब भी ट्रिब्यूनल के पास कोई मैटर यहाँ पे पेंडिंग चल रहा है, तो वो यहाँ पे मंथली अलाउंस दे देगा मेंटेनेंस का इस सेक्शन में। ऑर्डर कर देगा चिल्ड्रन और रिलेटिव वगैरह को जो भी है, कि वो मंथली अलाउंस दे, इंटरिम मेंटेनेंस, ऐसा इंटरिम मेंटेनेंस दे, मतलब एक मंथली अलाउंस तब तक के लिए दिलवा देगा जब तक सूट पेंडिंग वगैरह चल रहा है, ऐसा इंटरिम मेंटेनेंस बोलेंगे, मतलब टाइमिंग के लिए। ऑफ सच सीनियर सिटीजन, उस मतलब उस जो सीनियर सिटीजन है उसका टाइमिंग के लिए, मतलब इंटरिम मेंटेनेंस तो होता रहे जब तक वो केस वगैरह पेंडिंग चल रहा है, सूट पेंडिंग चल रहा है। इंक्लूडिंग पेरेंट्स टू पे द सेम टू सच सीनियर सिटीजन, इंक्लूडिंग द पेरेंट्स एज द ट्रिब्यूनल में टाइम टू टाइम डायरेक्ट। और अगर सपोज करिए वो सीनियर सिटीजन है और उसके खुद के बच्चे हैं जो वो पेरेंट्स बन चुके हैं, तो वो जो सीनियर सिटीजन है, तो सीनियर सिटीजन को वो पेरेंट जो बन गया है, जो वो पेरेंट के ऊपर भी ये लाइबिलिटी बनेगी कि वो अपने पेरेंट, मतलब वो जो कोई पेरेंट बन चुका है वो अपने सीनियर सिटीजन को मेंटेन करे। तो इंक्लूडिंग द पेरेंट टू पे द सेम टू सच सीनियर सिटीजन, इंक्लूडिंग द पेरेंट एज ट्रिब्यूनल में टाइम टू टाइम डायरेक्ट, तो जैसे कि टाइम टू टाइम ट्रिब्यूनल डायरेक्ट करेगा। अगर कोई आदमी है जो पेरेंट बन चुका है, तो उसका भी ये जवाबदारी कि वो अपने पेरेंट्स को मेंटेन करे, मतलब सीनियर सिटीजन को मेंटेन करे, ऐसा बोलना चाहता है। फिर लिखा है ऑन रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस। अब जैसे मेंटेनेंस की यहाँ पे एक एप्लीकेशन उनके पास आई सब सेक्शन 1 में, तो आफ्टर गिविंग नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन टू द चिल्ड्रन और रिलेटिव, तो फिर उसके बाद हम वो नोटिस देंगे एप्लीकेशन का चिल्ड्रन और रिलेटिव को, और उनको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देंगे आफ्टर गिविंग अ पार्टीज अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो उन पार्टीज को एक बार सुना जाएगा और उनके खिलाफ एक इंक्वायरी होल्ड की जाएगी, जिसके तहत हम ये डिसाइड करेंगे, डिटरमाइन करेंगे अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। फिर जो भी एप्लीकेशन फाइल हुई है सबसेक्शन 2 में फॉर मंथली अलाउंस फॉर मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस फॉर द प्रोसीडिंग, तो जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे फाइल हुई है सबसेक्शन 2 में, जिसमें मंथली अलाउंस और मेंटेनेंस वगैरह डिसाइड होना था, एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग वगैरह भी डिसाइड होना थे, उसको डिस्पोज ऑफ कितने दिन में किया जाएगा, तो विद इन 90 डेज। तो शैल बी डिस्पोज ऑफ, यहाँ पे शैल लिखा हुआ है, 90 डेज फ्रॉम द सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ सच पर्सन, तो जिस दिन भी एप्लीकेशन उस पर्सन को की, उस दिन के 90 डेज के अंदर हमें यहाँ पे ये सूट वगैरह डिस्पोज ऑफ करना है। फिर प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ कि ट्रिब्यूनल जो है वो एक्सटेंड कर सकता है इस पीरियड को वंस, केवल एक बार, मैक्सिमम पीरियड 30 डेज के लिए एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में, और वो रीजंस रिकॉर्ड करेगा इन राइटिंग में। तो अगर ट्रिब्यूनल जो है अगर वो 90 डेज में डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाया एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में, तो 30 डेज के लिए टाइम पीरियड एक्सटेंड कर सकता है एक बार बस। लेकिन वो टाइम पीरियड एक्सटेंड करने के लिए उसको रीजंस लिखना पड़ेंगे राइटिंग में, राइटिंग में रीजंस वगैरह उसको बताना पड़ेंगे कि क्यों उसको ज्यादा टाइम लग रहा है। फिर जो एप्लीकेशन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेंटेनेंस की, जो सबसेक्शन 1 में फाइल हो रही है, वो वन और मोर पर्सन फाइल कर सकते हैं, मे बी फाइल्ड बाय, सॉरी मे बी फाइल्ड अगेंस्ट, यहाँ पे एक या एक से ज्यादा पर्सन के अगेंस्ट भी वो एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। सपोज कीजिए कि जो रिलेटिव है या चिल्ड्रन है, वो एक या एक से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा लोग भी हैं। सपोज करिए कोई पर्सन है, बोलता है कि मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे हर एक पर्सन, मतलब हर एक अपने चिल्ड्रन से वो मेंटेनेंस चाहिए, तो सारे
पर्सन्स के खिलाफ भी वो एप्लीकेशन कर पाएगा। ऐसे ही सेम सिनेरियो रिलेटिव्स के खिलाफ भी होगा कि रिलेटिव को अगर वो चाहता है कि मेंटेनेंस चाहिए, तो रिलेटिव जितने भी हैं सबके खिलाफ भी वो सूट फाइल कर पाएगा। तो प्रोवाइड दैट में लिखा है उसका चिल्ड्रन और रिलेटिव। अब जिन पर्सन के खिलाफ हम लोगों ने एप्लीकेशन फाइल की है, जिन चिल्ड्रन और रिलेटिव के खिलाफ की ये लोग हमें मेंटेन करें, वो इम्प्लीड कर सकते हैं अदर पर्सन को लायबिल टू मेंटेन पेरेंट इन द एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस। तो सपोज करिए कि अगर यहाँ पे किसी भी पर्सन ने बोला कि ये जो मेरा चिल्ड्रन है, ये जो मेरा रिलेटिव है, मैं इसके खिलाफ एप्लीकेशन करता हूँ, उसको मुझे मेंटेनेंस देना चाहिए, इसको मुझे मेंटेन करना चाहिए। तो वो जो पर्सन है जिसके खिलाफ हम ये एप्लीकेशन लगा रहे हैं, वो भी इम्प्लीड कर सकता है, वो बता सकता है कोई अदर पर्सन लायबल है यहाँ पे मेंटेन करने के लिए, और उस पर्सन को यहाँ पे या तो साथ में मेंटेन करना चाहिए या सिर्फ उस पर्सन को मेंटेन करना चाहिए। तो वो उस पर्सन का यहाँ पे नाम वगैरह सुझा सकता है कि उस पर्सन की जवाबदारी बनती है यहाँ पे मेंटेन करने के लिए। तो ये तरीका है, मतलब यहाँ इम्प्लीड मतलब ये है कि वो जो उस पर्सन को हम यहाँ पे बोल रहे हैं, वो पर्सन यहाँ पे उस किसी पर्सन का नाम ले सकता है कि हाँ, इस पर्सन को करना चाहिए, मैं नहीं करूँगा, उस पर्सन की जवाबदारी है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है वेयर द मेंटेनेंस ऑर्डर वाज़ मेड अगेंस्ट वन और मोर पर्सन। अब जब भी यहाँ पे मेंटेनेंस ऑर्डर जो किया गया था, वो अगेंस्ट वन और मोर पर्सन किया गया था। तो डेथ वन ऑफ देम डज़ नॉट अफेक्ट द लायबिलिटी ऑफ अदर्स टू कंटिन्यू पेइंग मेंटेनेंस। अब सपोज़ करिए कि यहाँ पे 2-3 लोगों को बोला है कि आप लोग मिलके यहाँ पे मेंटेनेंस दीजिए। अब यहाँ पे सपोज़ करिए कि जो लोग मेंटेनेंस दे रहे थे, उनमें से किसी एक की डेथ हो जाती है। तो डेथ ऑफ वन ऑफ देम डज़ नॉट अफेक्ट द लायबिलिटी ऑफ अदर्स। तो अदर्स की लायबिलिटी यहाँ पे अफेक्ट नहीं होगी, जो कि वो कंटिन्यू मतलब उनको कंटिन्यू मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा जो अदर्स बचे हैं। फिर लिखा हुआ है सच अलाउंस फॉर मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस फॉर द प्रोसीडिंग शैल लायबल टू बी पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। तो जो भी यहाँ पे अलाउंस है, मेंटेनेंस है, जो भी एक्सपेंसेस हैं प्रोसीडिंग वगैरह की, वो पेबल होंगी फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। तो जिस दिन भी डेट ऑफ ऑर्डर, जिस दिन भी ऑर्डर होगा, उस दिन से उसको पेमेंट करना पड़ेगा। और ऑर्डर और इफ तो ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द मेंटेनेंस और एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग एज द केस में भी। तो जो भी यहाँ पे मेंटेनेंस वगैरह यहाँ पे देना है, एक्सपेंसेस वगैरह देना है प्रोसीडिंग की, वो उस दिन से दी जाएगी, या तो जिस दिन से वो डेट ऑफ ऑर्डर मतलब जिस दिन वो ऑर्डर हुआ, या फिर इफ तो ऑर्डर, या फिर जिस दिन वो ऑर्डर होगा उस दिन से, या फिर फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, या फिर जिस दिन वो उन लोगों ने एप्लीकेशन की थी मेंटेनेंस और एक्सपेंसेस वगैरह के लिए, उस दिन से वो ऑर्डर एप्लीकेबल होगा मतलब। अब है सबसेक्शन 8 जो कि बात करता है चिल्ड्रन और रिलेटिव तो ऑर्डर फेल विदाउट सफिशिएंट कॉज टू कंप्लाई विद द ऑर्डर। अब जो भी चिल्ड्रन और रिलेटिव को हमने यहाँ पे ऑर्डर किया था और वो फेल हो गए विदाउट सफिशिएंट कॉज कंप्लाई करने में, ये वाले ऑर्डर को कंप्लाई विद द ऑर्डर करने में, तो सच ट्रिब्यूनल में एवरी ब्रीच ऑफ द ऑर्डर, तो जिस भी ऑर्डर का उन्होंने ब्रीच किया है उसके लिए वो इशू कर सकते हैं वारंट। यहाँ पे एक वारंट इशू कर दिया जाएगा और लिवाई किया जाएगा वो अमाउंट जो कि ड्यू है इन द मैनर प्रोवाइडेड फॉर लिवाइंग फाइन। तो जिस तरीके से फाइन्स वगैरह लिवाइंग की जाती है, उस तरीके से उसको फाइन वगैरह के तरीके से लिया जाएगा। एंड में सेंटेंस सच पर्सन फॉर द होल, और उस पर्सन को या तो पूरे पीरियड के लिए या फिर कुछ पार्ट ऑफ ईच मंथ, जो भी अलाउंस वगैरह, जो कि मेंटेनेंस या एक्सपेंसेस वगैरह यहाँ पे प्रोसीडिंग के थे, एज द केस में भी जो कि रिमेनिंग थे, अनपेड थे, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट, जब तक वो एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट वगैरह चल रहा है, तो वो कि वो इम्प्रिजनमेंट करे फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, कि वो इम्प्रिजनमेंट कर दें। मतलब यहाँ पे लिखा हो कि रिमेनिंग अनपेड जो भी है आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट, वारंट वगैरह का एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी रिमेनिंग अनपेड है, उसको वो इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर। तो सॉरी 1 मंथ, तो यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं यहाँ पे उसको 1 मंथ का, और अंटिल द पेमेंट सूनर मेड विच एवर इज अर्लियर। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर सबसेक्शन 8 बोला है कि अगर किसी ने भी सपोज करे कि उसको ऑर्डर हुआ था और वो पे नहीं कर रहा है, वो जो उसको मेंटेनेंस वगैरह पे करना था, और उसके पास कोई सफिशिएंट कॉज भी नहीं है कि वो क्यों यहाँ पे ऑर्डर वगैरह जो है उसको नहीं मान रहा है, तो उसके अगेंस्ट हम एक वारंट इशू कर देंगे। और उसके वारंट ऑफ लिविंग फाइन, जो जिस तरीके से फाइन वगैरह की लिविंग की जाती है, वो यहाँ पे ले लिया जाएगा उससे फाइन। और फिर उसके बाद उस पर्सन को हम सेंटेंस दे देंगे, या तो होल या तो फिर जो भी मंथ अलाउंस वगैरह जो भी उसका पेंडिंग था उस हिसाब से।
और रिमेनिंग अनपेड अमाउंट का एग्जीक्यूट करने के बाद, तो मतलब उसको इम्प्रिजनमेंट कितनी होगी कि अगर वो 1 महीने का पेमेंट नहीं दे रहा है तो उसको 1 महीने के तक की जेल होगी, मतलब 1 महीने तक उसको इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। और उससे पहले अगर वो पेमेंट कर देता है उस महीने का तो उसको हम उससे पहले रिलीज़ कर देंगे। अब प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ नो वारंट शैल बी इश्यूड फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट ड्यू अंडर दिस सेक्शन अनलेस द एप्लीकेशन इज मेड टू द ट्रिब्यूनल टू levy द अमाउंट विदिन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट व्हिच इज बिकम ड्यू। तो जब भी आपको ये ऑर्डर एनफोर्समेंट कराना है, तो ये एनफोर्समेंट कराने के लिए आपको कब तक करना पड़ेगा? तो 3 महीने के अंदर आना पड़ेगा जिस दिन वो ड्यू हुआ था। मतलब जिस दिन भी वो सम ड्यू हुआ था, मतलब जिस दिन भी आपका वो पैसा बकाया था, जिस दिन भी आपको वो पैसा मिलना था, उस दिन से आपको 3 महीने के अंदर ही कोर्ट के पास आना पड़ेगा। सॉरी, कोर्ट नहीं, यहाँ ट्रिब्यूनल है, तो ट्रिब्यूनल के पास 3 महीने के पास आना 3 महीने के अंदर आना पड़ेगा। नहीं तो उसके बाद क्या होता है कि कोई भी वारंट इश्यू नहीं किया जाएगा रिकवरी वगैरह करने के लिए, मतलब कोर्ट रिकवरी नहीं कराएगी फिर। मतलब ट्रिब्यूनल यहाँ पे रिकवरी नहीं कराएगा। अगर आपको रिकवरी कराना है तो जिस दिन ड्यू था उसके 3 महीने के अंदर ही एप्लीकेशन करना पड़ेगी, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे है सेक्शन 6 जो कि बात करता है जुरिडिक्शन एंड प्रोसीजर। तो जो भी प्रोसीडिंग्स हैं अंडर सेक्शन 5 में वो टेकन इन एनी चिल्ड्रन और रिलेटिव इन द डिस्ट्रिक्ट वेयर ही रिसाइड्स और लास्टली रिसाइडेड। जो भी प्रोसीडिंग वगैरह है सब सेक्शन 5 की, यहाँ पे सेक्शन 6 ये बता रहा है। तो जो भी जिसके अगेंस्ट हम फाइल कर रहे हैं, मतलब चिल्ड्रन और रिलेटिव वगैरह के अगेंस्ट हम फाइल करते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, मतलब फिर से बताऊँ, सॉरी, यहाँ पे सेक्शन 6 की बात कर रहे हैं, सेक्शन 6 है जुरिडिक्शन एंड प्रोसीजर। तो जो भी प्रोसीडिंग है सेक्शन 5 की, जो कि हम किसी भी चिल्ड्रन या रिलेटिव के अगेंस्ट कर रहे हैं, तो वो किस डिस्ट्रिक्ट में होगी? तो उस डिस्ट्रिक्ट में होगी जहाँ पे वो रिसाइड कर रहा था या लास्टली रिसाइड कर चुका है जहाँ पे, या फिर जहाँ पे चिल्ड्रन और रिलेटिव जहाँ पे रिसाइड करते हैं। ऑन रिसीप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5, और जैसी सेक्शन 5 की एप्लीकेशन यहाँ पे ट्रिब्यूनल के पास आती है तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा? यहाँ पे इश्यू कर देगा प्रोसेस फॉर प्रिक्योरिंग द प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रन और रिलेटिव वगैरह जो भी हैं, मतलब जिनके अगेंस्ट उसने एप्लीकेशन की है उनको यहाँ पे बुलाया जाएगा, जिनके अगेंस्ट यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल की गई है। और फिर यहाँ पे सिक्योर की जाएगी अटेंडेंस चिल्ड्रन और रिलेटिव की, जो कि ट्रिब्यूनल को पावर है यहाँ पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जो कि प्रोवाइडेड किया गया है सीआरपीसी में 1973 में, जो कि 1973 का सीआरपीसी है, उसमें जो भी दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे जो अटेंडेंस वगैरह कराना है अगर चिल्ड्रन और रिलेटिव की, तो ट्रिब्यूनल को पावर, यहाँ पे जेएमएफसी की पावर हो जाएगी सारी की सारी ट्रिब्यूनल के पास बुलाने के लिए किसी को। फिर यहाँ पे जो भी एविडेंस वगैरह लिए जाएंगे प्रोसीडिंग में, वो प्रेजेंस में लिए जाएंगे चिल्ड्रन और रिलेटिव वगैरह जिनके अगेंस्ट ऑर्डर वगैरह पास करा जाना है, पेमेंट फॉर मेंटेनेंस, या मतलब हाँ, पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस या फिर वेलफेयर वगैरह का, मतलब जो मेंटेनेंस वगैरह का ऑर्डर जिनके खिलाफ पास किया जाना है, उनके सामने ये सब प्रोसीडिंग वगैरह होगी, मतलब उनकी प्रेजेंस में ही होगी। और किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगी? तो शाल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन द समन्स केस। तो जैसा कि समन्स केस में मैनर प्रिस्क्राइब किया गया है उसी तरीके से यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाएंगे। अब प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है कि अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो गया कि जो भी चिल्ड्रन और रिलेटिव है जिसके अगेंस्ट यहाँ पे ऑर्डर किया जाता है और जिसके अगेंस्ट यहाँ पे ऑर्डर किया गया है कि वो पेमेंट करे मेंटेनेंस का, और वो अगर प्रपोज टू बी विलफुली अवॉइडिंग सर्विस, अगर वो विलफुली वगैरह, अगर हमें ऐसा लगता है कि नहीं वो जानबूझ के कोर्ट के पास, मतलब ट्रिब्यूनल के पास नहीं आ रहा है, मतलब जहाँ पे भी कोई ट्रिब्यूनल है, अगर ये ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो गया कि जो भी चिल्ड्रन या रिलेटिव है जिसके अगेंस्ट हमने ऑर्डर पास करने वाले हैं कि उसको मेंटेन करना पड़ेगा, और वो जानबूझ के विलफुली अवॉइड कर रहा है सर्विस वगैरह और नेग्लेक्ट कर रहा है ट्रिब्यूनल को अटेंड करने में, तो ट्रिब्यूनल जो है वो एक्स पार्टी ऑर्डर भी पास कर सकता है, मतलब बिना उसको सुने भी ऑर्डर पास कर सकता है, क्योंकि अब उसको बुलाया जा रहा है, वो आ ही नहीं रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि एक्स पार्टी ऑर्डर पास करने का भी पावर ट्रिब्यूनल को होगा। अब देखिए, अगर कोई चिल्ड्रन और रिलेटिव है जो कि रिसाइड कर रहा है आउट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर रहता है, तो समन्स किस तरीके से सर्व किए जाएंगे? तो समन ट्रिब्यूनल के थ्रू सर्व किए जाएंगे, उस अथॉरिटी के थ्रू, ऐसा कि जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इश्यू करके ऑफिशियल गैजेट में अपॉइंट किया है। तो मतलब अगर कोई पर्सन है जो चिल्ड्रन और रिलेटिव है वो आउटसाइड इंडिया रह रहा है, तो उसको हमें समन्स भेज के बुलाना है, अगर ट्रिब्यूनल चाहता है बुलाना,
तो वो उस अथॉरिटी के थ्रू बुलाएगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गैजेट में अपॉइंट की है इस पे आपने। अब ट्रिब्यूनल जो है वो जो भी एप्लीकेशन वगैरह सुनने वाला है सेक्शन 5 में, उसके पहले वो क्या करेगा, उसको कंसीलिएशन ऑफिसर के पास रेफर कर देगा। और कंसीलिएशन ऑफिसर जो है वो अपनी रिपोर्ट वगैरह सबमिट करेगा अपनी फाइंडिंग्स 1 मंथ में। एंड इफ एमिकेबल सेटलमेंट, और अगर एमिकेबल सेटलमेंट अराइव होता है तो ट्रिब्यूनल पास कर देगा इस इफेक्ट में, इस ऑर्डर को, मतलब इस ऑर्डर को इस इफेक्ट में पास कर देगा। मतलब एमिकेबल मतलब होता है फ्रेंडली, मतलब एक तरीके से बिना लड़ाई झगड़े के अगर कोई भी फ्रेंडली वे में अगर कुछ भी सेटलमेंट अगर हो सकता है तो उसको कराने की कोशिश करेगा और ट्रिब्यूनल को बता देगा कि हाँ ये ऑर्डर पास कर दीजिए इससे रिलेटेड। और एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि सबसेक्शन में अगर कंसोलिएशन ऑफिसर की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है कि कोई पर्सन या जो भी रिप्रेजेंटेटिव है किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो कि रिप्रेजेंट किया गया है। एक्सप्लेनेशन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 5 में, और मेंटेनेंस ऑफिसर जो कि डेजिग्नेटेड किए गए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 18 में, और अदर नॉमिनेटेड पर्सन होंगे जो भी ट्रिब्यूनल के इस पर्पस में, वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब सेक्शन 7 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 मंथ के अंदर यहाँ पे कमेंसमेंट, जिस दिन भी ये एक्ट कमेंस हुआ उसके 6 मंथ के अंदर यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यहाँ पे नोटिफिकेशन इशू करके ऑफिशियल गैजेट में कंस्टिट्यूट करेगी ईच सब डिवीजन, जितने भी सब डिवीजन में है, जितने भी सब डिवीजन है वहां पे या तो मतलब एक या एक से ज्यादा ट्रिब्यूनल जो कि स्पेसिफाई किए जाएंगे नोटिफिकेशन में, उनको बनाएगी। मतलब उन मतलब जैसा कि एक या एक से ज्यादा ट्रिब्यूनल बनाएगी हर डिवीजन में, जैसा कि वो स्पेसिफाई करेगी अपने नोटिफिकेशन में, एडजुडिकेशन वगैरह करने के लिए और डिसाइड करने के लिए जो भी ऑर्डर वगैरह मेंटेनेंस के पास होना है सेक्शन 5 में। और जो ट्रिब्यूनल है वो उसको प्रेसाइडेड ओवर होना चाहिए नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर। तो जो भी ट्रिब्यूनल होगा उसमें जो भी ऑफिसर होगा उसकी रैंक इससे कम नहीं होगी, सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ द स्टेट से कम नहीं होगी। अब लिखा हुआ है वेयर 2 और मोर ट्रिब्यूनल आर कंस्टिट्यूटेड फॉर एनी एरिया। अब क्या है कि अगर किसी एरिया में एक या एक से ज्यादा ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड है, ऐसे हम पढ़ चुके हैं ना, एक या एक से ज्यादा भी बना सकते हैं, तो अगर किसी एरिया में अगर एक या एक से ज्यादा ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं, सॉरी दो या उससे ज्यादा किसी एरिया में अगर ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जनरल या स्पेशल ऑर्डर करके रेगुलेट करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी बिजनेस उनमें कि कौन सा हियरिंग कौन सा ट्रिब्यूनल करेगा उन केसेस में। एक मिनट, हाँ। उसके बाद है सेक्शन नंबर 8 समरी प्रोसीजर इन केस ऑफ इंक्वायरी। तो जब भी यहाँ पे कोई भी इंक्वायरी वगैरह यहाँ पे चल रही है अंडर सेक्शन 5 में, तो ट्रिब्यूनल जो है एनी रूल्स एज में प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी तो फॉलो करेगी समरी प्रोसीजर जो कि उनको ठीक लगता है। मतलब समरी प्रोसीजर एज इट डीम्स फिट। एक मिनट, अरे सॉरी। तो जब भी कोई होल्डिंग कर रहा है यहाँ पे इंक्वायरीज सेक्शन 5 में, तो ट्रिब्यूनल जो है वो प्रिस्क्राइब रूल जो भी है यहाँ पे प्रिस्क्राइब किए गए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो यहाँ पे वो समरी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। फॉलो समरी प्रोसीजर एट डीम्स फिट, जैसा कि उनको ठीक लगता है। अब ट्रिब्यूनल जो है, ट्रिब्यूनल के पास यहाँ पे सिविल कोर्ट की पावर होगी फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग एविडेंस ऑन ओथ। एविडेंस वगैरह वो ओथ पे ले सकते हैं, एनफोर्स करा सकते हैं अटेंडेंस विटनेस की, या उनको कंपील कर सकते हैं कि वो डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट वगैरह करें जो कि मटेरियल ऑब्जेक्ट हैं, अदर पर्पस जो कि प्रिस्क्राइब किए गए हैं। और ट्रिब्यूनल को हम यहाँ पे सिविल कोर्ट मानेंगे फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 195 ऑफ, सॉरी 195 एंड चैप्टर 16 ऑफ सीआरपीसी 1973 में। फिर लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू एनी अदर रूल्स मेड इन दिस बिहाफ। जो भी अदर रूल्स बनाए हैं इस बिहाफ में, उसके दायरे में रहते हुए ट्रिब्यूनल के पास यहाँ पे फॉर द पर्पस ऑफ एडजुडिकेटिंग एंड डिसाइडिंग अपॉन क्लेम फॉर मेंटेनेंस चूज वन और मोर पर्सन प्रिसाइडिंग स्पेशल प्रिस्क्राइबिंग स्पेशल नॉलेज
और एनी अदर रिलेवेंट सॉरी यहाँ पे फिर से पढ़ता हूँ तो ट्रिब्यूनल जो भी है, अगर एडजुडिकेट कर रहा है, डिसाइड कर रहा है किसी भी क्लेम जो भी मेंटेनेंस से रिलेटेड है, तो वो चूज कर सकता है एक या एक से ज्यादा पर्सन को जिनके पास यहाँ पे स्पेशल नॉलेज है, जो कि मैटर से रिलेवेंट है, इंक्वायरी वगैरह से रिलेटेड, कि वो असिस्ट करेगा यहाँ पे जो भी इंक्वायरी वगैरह चल रही है उसमें। अब यहाँ पे हमने सेक्शन 8 तक कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 9 से कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये वाला खत्म करने की कोशिश करेंगे।